शुरू करें। चैप्टर 11 मेनली रिक्रूटमेंट को डील करता है, लेकिन अगर हम इसको अपने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैनेजमेंट एंड रिक्रूटमेंट की बात करता है। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में वर्ड मैनेजमेंट के ऊपर डिबेट की थी और आप लोगों ने मैनेजमेंट के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स मुझे बताए थे कि जी मैनेजमेंट का मतलब है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को लेके चलना, टाइम टेबल, सिस्टमेटिक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेजमेंट में देखी थी। कैफ लेवल पे BMBS क्या आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है? ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि दरमियान में एक ऐसा जोन आएगा कि वो लोग आएंगे जिन्होंने BMBS नहीं पढ़ी होगी और वो डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो BMBS से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हम एक आध दिन में थोड़ा फास्ट ट्रैक में देख रहे होंगे, जो हम लोगों ने पहले से कवर की हुई हैं। उसमें मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाहूँगा। एक थ्योरी X और थ्योरी Y हुआ करती थी। मैकग्रेगर भाई साहब, थ्योरी X और थ्योरी Y, कुछ अगर याद हो थोड़ा सा कि ये थ्योरी X और थ्योरी Y क्या हुआ करती थी? कुछ माजी गुज़िश्ता से पेवस्ता दो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स बयान किए थे। कैफ की हम कुछ बातें याद कर रहे हैं। थ्योरी X में हमारी अजम्पशन ये थी कि लोग निकम्मे, निखट्टू, कामचोर, आवारा, गलत लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें जहर लगता है काम करना। वो ऑफिस सिर्फ जो है वो पैसे लेने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं और हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह हमें काम ना करना पड़ जाए कोई। ये थ्योरी X कहलाते हैं, जिनको काम से शदीद नफ़रत है और सुस्त तरीन आदमी है। फिर कुछ थ्योरी Y वाले होते थे। ये किस किस्म के लोग होते थे? काम को इबादत समझने वाले, काम शौक से करते हैं। हर दिन जो है वो घर जाके सोचते हैं यार अगला दिन आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, बैठ के ये काम करेंगे वो काम करेंगे। वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक नशे में रहते हैं कि अरे वाह क्या ज़बरदस्त वर्किंग कर ली, क्या ज़बरदस्त हमने काम कर लिया। वो लोग जो कि काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, काम उन्हें फ़न लगता है, काम उन्हें एक एंटरटेनिंग सी चीज़ लगता है, वो थ्योरी Y वाले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक मैनेजर सारे तरह के लोगों को एक तरीके से ट्रीट करता तो कहानी ख़राब हो जाती है। थ्योरी X वाले अगर बदतमीज़ किस्म के लोग हैं और काम ज़्यादा नहीं करना चाहते और सुस्त लोग हैं और जान छुड़ा रहे हैं, तो उनके ऊपर हमें डिक्टेटर टाइप की मैनेजमेंट चाहिए होती है, अथॉरिटेटिव टाइप की मैनेजमेंट चाहिए होती है। सख्ती से उनसे काम कराना होता है। जैसे फैक्ट्री का लेबर, उसके साथ आप जितना मर्जी प्यार से बात कर लें, इट इज़ सेड कि उसको सख्ती से बात करेंगे तो वो काम करेगा, अगर सख्ती से बात नहीं करेंगे तो उस पर प्यार बेकार है। उसके लिए चाहिए ही डंडे वाला मैनेजर जो सख्ती करे, हर वक्त उसको जलील करा करा के उससे काम करे। तो इनको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, इनके लिए बस यही है कि इनसे काम करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए और साथ साथ देखा जाए कि ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर थ्योरी Y वालों से कैसे काम करवाया जाए? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इनको इन्वॉल्व करें, इनको कहें आओ तुम्हें सीखने का मौका देते हैं, इनको नई से नई चीज़ सिखाएं, इनको गाइड करें, इनको हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी जॉब एनरिचमेंट कर दें। जॉब एनरिचमेंट, इनके काम में मज़ीद चीज़ें ऐड कर दें जिसमें इनके लिए सीखने का मौका हो। इनको नए से नए टास्क दें, इनको चैलेंजेस दें और इनसे कहें कि जी आएँ मिल के चीज़ों को लेके चलते हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये चैप्टर जब ICAP HR के ऊपर डिस्कशन करना चाहता है तो उससे पीछे आपको कुछ माजी की थेरीज़ याद कराना चाहता है। तो बीच बीच में हम रैंडमली एक दो थेरीज़ को पकड़ के हल्का सा डिस्कस कर लिया करेंगे कि इसमें माजी में हमने क्या पढ़ा हुआ है। और ऑनवर्ड जब वो लोग आएंगे जिन्होंने BMBS कभी नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए उन थियरीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत होगी। इधर हम हल्का सा उसका एक आइडिया ले लेंगे। तो अभी हमने थ्योरी X थ्योरी Y का आइडिया लिया। गुज़िश्ता दिन हम लोगों ने वर्ड मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की थी। फिर मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको याद हो तो फेओल और लिंडल ऑर्विक के कुछ पॉइंट होते थे, रट्टा मारा जाता था उन्हें। कोऑर्डिनेशन हो, फलाना हो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, और रट्टे वाली टाइप की चीज़ें होती थी। इस लेवल पे ICAP का स्कोप बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना। ICAP ये चाहता है कि कैफ वाली थ्योरियाँ रट्टे में पूछी जाएँ। हाँ, वो एक रीकैप के तौर पे दे रहा है ताकि लोग उसको देखें, समझें और वहाँ से आगे चलें। तो बीच में हमें मौका मिलेगा तो हल्का सा हम उसका भी तस्करा कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारा टारगेट है दैट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? क्या ये रिक्रूटमेंट क्या भला है? कोई भी जो न्यू इंडक्शन होती है, ठीक है, वो एक खास प्रोसेस के जरिए सारा ये काम होता है। जब भी इंडक्शन होती है, जब भी नए लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो एक कम्प्रीहेंसिव सा प्रोसेस चलता है।
इन्होंने कहा उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए लोगों को हायर किया जाता है। अब ये शुरू कहीं से भी हो सकता है कि पहले देखें कि कहाँ जॉब की नीड है, फिर उसके हिसाब से अखबार में इश्तिहार दें, फिर लोग आएँ, फिर इंटरव्यूज़ हों, फिर वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरें, और उस सारा कुछ होने के बाद हम फाइनली एक बंदे को ले आएँ, सिलेक्ट करके अपॉइंट कर लें। ये पूरी कहानी रिक्रूटमेंट है। एचआर के चंद अहम फंक्शन में से एक फंक्शन है रिक्रूटमेंट। यहाँ हमारी किताब एचआर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन इससे पहले वो एचआर के बारे में काफ़ी बात किया करती थी। अभी नई स्कीम आने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, जिससे मुझे दुख हुआ, और मैंने कुछ ट्यूटर नोट ऐड कर दिए किताब में। ट्यूटर नोट इज़ समथिंग जो कि किताब आईकेप की किताब का हिस्सा नहीं है, बट स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि वो उसे पढ़ें, क्योंकि आईकेप बहरहाल किताब में ना होने के बावजूद सवाल ऐसे पूछ लेता है कि वो समझता है कि ये तो इन्हें आता ही होगा। तो अपने यूज़र्स को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैंने उसमें ट्यूटर नोट में कुछ चीज़ें डाली हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिबेट करनी है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कि एचआर का डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह से। हम नॉर्मली जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो एक अहम बात ये है कि किसी भी इदारे की सक्सेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका एचआर। अब एचआर डिपार्टमेंट अगर मौजूद हो तो एचआर की मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो सकेगी। एक वर्ड इस्तेमाल होता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स तो ह्यूमन रिसोर्स है ना, हम उसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे? एचआर वाले क्या करेंगे? एक इदारे में एचआर वाले क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? जितने लोग हैं हम 3-4 दफ़ा गोल गोल घुमाएंगे। क्या करते होंगे एचआर वाले एक इदारे में? कुछ पॉलिसी मेकिंग करते होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, उनकी छुट्टियों वगैरह की पॉलिसियाँ बनाते होंगे, उनके रिटायरमेंट की पॉलिसियाँ बनाते होंगे। क्या करते होंगे एचआर वाले? पॉलिसीज के अलावा कुछ पब्लिक पार्टिसिपेशन की पॉलिसीज बनाते होंगे, या एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व कैसे रखना है। एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व कैसे रखना है उसके ऊपर कुछ तरीके सोचते होंगे। इन्होंने कहा पॉलिसीज़ बनाते होंगे, इन्होंने कहा कि एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व करने के ऊपर वर्किंग करते होंगे। क्या करते होंगे एचआर वाले? डेली एक्टिविटीज़ जो है ट्रैक करते हैं। डेली एक्टिविटीज़ ट्रैक करते होंगे कि आज अटेंडेंस क्या रही, कितने लोग आए, आज के दिन में क्या काम हुआ। अब इसमें नीचे से नीचे छोटे से छोटे वर्कर से लेके ऊपर से ऊपर एग्जेक्टिव तक का काम ट्रैक हो सकता है। क्या करते होंगे एचआर वाले? जिस टाइप की जॉब चाहिए उन्हें उस टाइप का बंदा, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की जॉब पे बंदा चाहिए उसको ढूंढते होंगे। ये भी एक उनका अहम काम होता होगा। क्या करते होंगे एचआर वाले? ये प्लानिंग करना भी कि मतलब अभी हमें कितने बंदे चाहिए, ये प्लान करना कि हमें कितने बंदे चाहिए, कितनी शॉर्टेज है। एक एचआर प्लान बनता है ओवरऑल, जिसमें देखते हैं कि हमें डिमांड क्या है, हमारे पास काम क्या है, उस काम के लिए बंदे कितने चाहिए, हाथ में कितने बंदे हैं, गैप कितने का है। ये गैप कहाँ से पूरा होगा? इंटरनली पूरा होगा, एक्सटर्नली पूरा होगा। इंटरनली पूरा होगा तो हमारे लोगों के साथ क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें एचआर को आइडियली प्लान करनी चाहिए। जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, लोग काम कैसा कर रहे हैं, उनको उसके ऊपर फीडबैक मिले, पॉजिटिव नेगेटिव, कई तरह के मोड हो सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ वन ऑफ द थिंग जो एचआर करता होगा। रिक्वायरमेंट्स जो है इदारे की वो एक इदारे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एचआर नीड्स क्या हैं, उसको असेस करना और ऊपर तक के लोगों को बताना कि हमें इस पोजीशन पे इस जगह इतने बंदे चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट वे में यूज़ करना कि उनसे आप मैक्सिमम काम ले सकें, ऑप्टिमम लेवल पे उनकी आउटपुट हो सके। क्या क्या करते होंगे एचआर वाले? ये तीसरा साइकिल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस पूरे जो हमारा सेशन चलेगा ना क्लासेस का, उसके एंड पे आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप हो गई होगी कि कोई चीज़ सामने आए तो पहले खुद से सोचना है कि क्या क्या हो सकता हो। वरना तो होता है बंदा एक लफ्ज़ देखता है, फ़ोन से किताब पढ़ना शुरू कर देता है। अब हमने एनेबल होना है, तो सोचें एचआर डिपार्टमेंट एक इदारे में क्या क्या कर सकता होगा। सर एक्सटर्नल डीलिंग होती है, जिस तरह इंश्योरेंस, अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसके लिए जो सारी कागजी डीलिंग करनी होगी, मुख्तलिफ कॉन्ट्रेक्चुअल मामलात, एक्सटर्नल बॉडीज़ से मिलना, एम्प्लॉइज़ की देखें ना, एम्प्लॉइज़ की आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, अब वो जाके कोई भी रसीद ला के दे देंगे, जी मैं इस हॉस्पिटल में गया, ये मेरा इतना बिल बना। अब वो हॉस्पिटल वालों से डील करना है, हाँ भाई आप ही की रसीद है, फिर वहाँ कौन सा हमारे पैनल पे था, कौन सा नहीं था। तो बहुत सारी जगह आपको एक्सटर्नल डीलिंग्स भी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट यूओबीआई के साथ कनेक्शन
कनेक्शन जो है EOBI के साथ आपको कनेक्शन चाहिए कि जी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट के क्या वो है, फिर मुख्तलिफ तरह के प्रोविडेंट फंड्स के रिकॉर्ड्स, फिर वो किस डिपार्टमेंट से करना है, उनका कौन सा सोशल सिक्योरिटी कहाँ जमा होगा, कौन सा तरह अलाउंस किधर होगा, कितना रिजर्व मेंटेन करना है, फिर लॉज एंड रेगुलेशंस के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड बहुत कुछ है जी। मिनिमम वेज, सैलरी डिसबर्समेंट्स वगैरह में थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना, पेरोल को, अकाउंटिंग फंक्शन को हेल्प कर देना, उनको ये बताना कि हर महीने के क्या ऑथराइज रेट्स हैं, कौन कौन लोग हमारे पास किन किन टर्म्स पे हैं, हर बंदे के साथ अलग अलग टर्म्स हैं और हर बंदे का कॉन्ट्रैक्ट हर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल भी नहीं है। HR इज़ द फंक्शन जिसके पास ये सब पड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना, ओवर टाइम की कैलकुलेशंस, और क्या करते होंगे अपने स्टाफ के लिए? इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन उसको देखते होंगे। और क्या HR की मोटिवेशन नहीं करेंगे आप लोग? उनको मोटिवेट रखने के लिए मुख्तलिफ तरह की स्कीम्स निकालना, उनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट तरह के पैकेजेस बना के देना। फिर क्या आप ट्रेन नहीं करवाएंगे लोगों को? उनकी ट्रेनिंग नीड्स असेस करना, उनको ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ से गुजारना, उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देना, उनको फन टाइम एक्टिविटीज़ देना, अपने HR से प्यार करना है। क्यों? क्या HR बहुत ही कीमती चीज़ है? मैकडोनल्ड ने कहा था कि इट इज़ नॉट द फैक्ट्री जो प्रॉफिट कमा के देती है, ये वो इंसान है जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर फैक्ट्रियों ने प्रॉफिट करना होता फिर तो दुनिया बड़ी आसान सी थी, पैसे लगाओ, एक फैक्ट्री लगाओ, आप छा जाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप किधर है फिर, अगर सारी गेम ही पैसे की है? सिर्फ पैसा ही नहीं है, आपके उस पैसे के साथ जो रिसोर्सेज है उनको डील करने वाले जो इंसान है वो भी बड़े अच्छे होने चाहिए। जिस इदारे का जितना अच्छा HR होगा वो उतना ज़्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज में होगा। अब मेरा सवाल ट्विस्ट हो चुका है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा HR डिपार्टमेंट होने से इदारे को क्या फ़ायदे होंगे? 8-10 पॉइंट्स चाहिए कम से कम। कम्युनिटी में रेपुटेशन बेहतर होगी। यार उस इदारे का HR बड़ा ज़बरदस्त है, वो तो बड़ा सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, कंपेटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। 10 के करीब चाहिए। लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर होगा जो हमारे इदारे में होंगे, सीखेंगे ज़्यादा। हाई मोटिवेशन होगी तो टर्नओवर भी कम होगा। यही बोलने लगे थे। अच्छा ट्रेंड स्टाफ होगा, अच्छा HR डिपार्टमेंट होगा तो वो अच्छी ट्रेनिंग देंगे। अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो लोगों में नई स्किल आएगी, वो मोटिवेट भी होंगे और इदारे की प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, आउटपुट बेहतर होगा, सर्विसेज बेहतर होंगी, दुनिया को इदारे से जो मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। अगेन सेटिस्फाइड वर्कफोर्स जो काम कर रही होगी। भाई मैं खुद अगर सड़ा बैठा हुआ हूँ इदारे से और मुझे खुद बड़ी उलझने हैं कि यार ये क्या लोग है, क्या मुसीबत है, अजीब सा, मैं क्लास में क्या परफॉर्म करूँगा? बट अगर मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, मेरा इदारा मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, अगर वो इदारा अपने HR को अच्छी तरह से बूस्ट करता है, हेल्प करता है, तो फिर क्लास में भी एनर्जी नज़र आ रही होगी। नज़र आएगा कि यस दिस इज़ अ सेटिस्फाइड पर्सन, ये खुश है, ये खुश है, तो उस खुशी की वजह से वो एनर्जी हर तरफ नज़र आ रही होगी। तो यस HR जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा उतने अच्छे तरीके से काम करेगा। किताब से थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं, हल्का सा इसमें कुछ ट्यूटर नोट, हल्की सी डिस्कशन। एक लाइट ये बंद कर देता हूँ, ये विजिबिलिटी आउट कर रही होगी गालबन, ये वाली नहीं, ये वाली। HRM के फ़ायदे, स्टाफ टर्नओवर कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ग्रुप लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी, इनिशिएटिव लेंगे लोग, एब्सेंटिज्म कम होगा, कन्फ्लिक्ट्स कम आएंगे, क्वालिटी बढ़ेगी, कॉपरेशन बढ़ेगा, कमिटमेंट बढ़ेगी, कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा, कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। ये बड़ा मज़े का वो है। ये ना आप लोग संभाल के अपनी जेब में रख लें। मेरा हर दूसरे सवाल का जवाब आप ये दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। मैं जब भी पूछूंगा ना बताएं अच्छी रिक्रूटमेंट से क्या होगा, आप कहेंगे कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। मैं कहूँगा अच्छी ट्रेनिंग से क्या होगा, कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करेगा तो क्या होगा, कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। तो ये एक ऐसा टोटका है कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा कि तकरीबन हर जगह फिट हो जाएगा। फिर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक आइडिया दिया है कि HR के अंदर क्या क्या चल रहा होता है।
यानी एचआर के अंदर अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज बनाएं तो स्टाफिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, अदर एस्पेक्ट्स। स्टाफिंग में जॉब एनालिसिस वगैरह करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस किस्म की ज़रूरत है। इन वर्ड्स पे हम बड़ी डिटेल से आगे बात भी करेंगे इंशाल्लाह। एचआर की प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट को देखेंगे, सिलेक्शन को देखेंगे, रिटायरमेंट को देखेंगे, देन डेवलपमेंट के आपकी अप्रेजल देखेंगे, कैरियर को देखेंगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स को देखेंगे, मोटिवेशन में देखेंगे कि आपकी जॉब में क्या चीज़ें ऐड कर की जा सकती हैं, आपको मोटिवेट किया जा सकता है, पे प्रमोशंस वगैरह को देखेंगे, इफेक्टिव टीम्स कैसे क्रिएट की जा सकती है उन पे बात करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को देखेंगे, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर जेंडर को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कोई अगर डिसेबल है तो उसके साथ मसला ना हो, किसी को बिला वजह हम डिस्क्रिमिनेट ना करें, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। किताब में नहीं है, आईकेप की ऑफिशियल किताब में नहीं है, पुराने ज़माने में हुआ करता था, ऑन सेफर साइड मैंने ऐड किया हुआ है। जब इस चैप्टर की डिस्कशन हो रही हो तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बाय द वे किसी ना किसी सवाल में रिपीट हो जाती हैं। तो ये हमें एचआर के बेसिक फंक्शन समझ आ गए। जी बताइए। एचआरएम से एब्सेंटिज्म कैसे कम होगा? जब एक अच्छा एचआरएम डिपार्टमेंट मौजूद है और वो आपको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, आपको अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहा है, आपकी नीड्स को समझ रहा है, और आप उस इदारे में हर दिन जाते हैं और बड़े मोटिवेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट आपके इदारे में एक खूबसूरत एनवायरनमेंट बना चुका है। तो लोग तो ऐसे हैं जो घर में बोर हो रहे होते हैं, वो कहते हैं यार वहाँ जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, फ़न टाइम भी होगा, थोड़ा सा काम भी करेंगे, और जितना काम करेंगे उतने अच्छे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। तो जब एक ओवरऑल अच्छा कल्चर बन जाएगा इदारे के अंदर तो लोगों का काम पे आने का दिल करेगा। वो इदारे जहाँ अच्छा माहौल नहीं होता, हर दिन घर से निकलते हुए लोगों पे मौत तारी होती है। इदारे पे बैठे होते हैं तो वो सिर्फ जिंदा लाशें होती हैं, वो बस बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चेहरों पे मुनाफकत सजाई हुई है और अंदर से रूह मर चुकी होती है। और जिस इदारे में लोग शौक़ से बैठे होते हैं, दिल से बैठे होते हैं, वहाँ नज़र आता है लोगों के चेहरे पे रौनक है, वहाँ नज़र आता है कि लोग आना चाहते हैं। वो मतलब दूसरी जगह लोग बात बात पे छुट्टी करना चाहेंगे कि बस शक्ल ना देखनी पड़े, कम से कम एक दिन तो मैं अवॉइड कर लूँ यार, मैं लोगों के सामने ना जाऊँ। लेकिन जहाँ मोटिवेटेड होते हैं, हर दिन उनका दिल करता है कि वो आएँ जाएँ, वहाँ पे बैठें, अपने साथ अपने को स्टाफ के साथ बैठें, उनकी बात सुनें, उनसे बात करें। तो ऐसे में लोगों की मोटिवेशन बेहतर होती है। तो मोटिवेशन बेहतर तो एब्सेंटिज्म कम। नेगेटिव साइड भी रही है, अगर वो एचआर नहीं है, हमारे साथ हुआ है कि लास्ट मंथ में वो रिजाइन कर गए। ठीक है। अब टाइम ट्रैक्स में जो रिकॉर्ड बना किसी ने उसको फॉलो ही नहीं किया। ठीक है। सैलरी बनी, सबकी जनरली बन गई। ठीक है। किसी की डिडक्शन में कुछ हुआ तो वो रिकॉर्ड ही किसी ने मेंटेन ही नहीं किया, ना किसी ने देखा, ना कोई इन्फोर्स करने वाला। हाँ, अब देखें, ओपन एंडेड हो गया। जब एचआर प्रॉपर, एचआर के कई फंक्शंस में से एक रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट्स वगैरह भी है, सारी चीज़ें। तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे कि अच्छा ठीक है जी बड़ा रिलैक्स माहौल है। अब वो इतना रिलैक्स माहौल है कि फिर पता ही नहीं लग रहा कि अच्छा काम कौन कर रहा है, बुरा काम कौन कर रहा है। तो एक डिसेंट लेवल पे एचआर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बट नॉट एट दैट लेवल के लोगों को लगे कि हमें ब्लॉक कर रहे हैं। वो ब्लॉकर्स के तौर पे ना हो, वो लोगों को फैसिलिटेट करें। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो थोड़ा सॉफ्टर हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बॉस के लिए फॉलो करवाए, लेकिन अपने स्टाफ को साथ साथ मोटिवेट करे, एनकरेज करे कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। तो ये चीज़ें इस तरह से ज़रा बेहतर डायमेंशन में चलती हैं। एचआर से रिलेटेड, एचआर के अगराज़ व मकासद, एचआर के फंक्शन और एक इदारे में एचआर से क्या फ़ायदे हैं, बात समझ आ रही है? अब हम एक बड़ी पिक्चर की तरफ आते हैं। एचआर का एक बहुत बड़ा काम है एचआर प्लानिंग, इसको आप वर्कफोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। वर्कफोर्स प्लानिंग ये है कि हमारा एचआर हमारे इदारे के बड़ों को बताए कि कहाँ बंदे की ज़रूरत है। अब एचआर वाले ज़ाहिर है ये काम ऐसे नहीं करते कि अचानक से बैठे बैठे सोच लिया कि हमें 200 बंदों की ज़रूरत है। नहीं, पहले वो असेस करेंगे। क्या असेस करेंगे? आपके जहन में क्या आता है कि एचआर वाले कह देते होंगे जी फलाना कैडर में हमें 200 बंदे चाहिए, तो वो ये कहने के पीछे क्या प्रोसेस चलाया होगा उन्होंने? वर्कलोड देखा होगा उन्होंने, मौजूदा लोगों को देखा होगा। अच्छा भाई देखिए ना, एक इदारा चल रहा है तो जितने लोगों के साथ चल रहा है उतने से चलता ही होगा। तो नए लोग क्यों? नया प्रोजेक्ट, इसका मतलब कोई नया प्रोजेक्ट होगा, कोई नई प्रोडक्ट होगी, कोई नई ब्रांच होगी, कुछ नई स्ट्रेटेजी होगी, कोई नया सॉफ्टवेयर होगा, कुछ ऐसा नया होगा जो कि कुछ लोगों को खींच रहा होगा, जिसमें रिसोर्सेज चाहिए।
तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिमांड क्या है। हमें एक नए प्रोजेक्ट के लिए 250 बंदा चाहिए। फिर हम देखेंगे हमारे पास सप्लाई क्या है, इस वक्त कौन कौन से केडर में हमारे इदारे में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को प्रमोट करके वहाँ भेजना है, इन लोगों को रोटेट करके वहाँ पे भेजना है, बाहर से नए बंदे लेके आने हैं, फिर वो अगला उस गैप को हमने कैसे कवर करना है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी कहानी होती है जिसमें 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आप कंपनी के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हर डिवीजन का क्या है कि अच्छा जी हम इस वक्त क्या है जी एक नया कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं जी, एक नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं, एक नया फलाना काम शुरू कर रहे हैं। ओके, अब हमने जो काम शुरू करना है अब हमारा क्या विजन है, हमने क्या उसको ऑनलाइन तरीके से चलाना है या उसको फिजिकल तरीके से चलाना है। ऑनलाइन तरीके से चलाना है तो हमें 2-3 टैलेंटेड बंदे चाहिए और बाकी नहीं चाहिए। हमने उसको फिजिकल वे में चलाना है तो अब हमें नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टाफ चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि हमारी एंटिटी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल लाइकली साइज़ क्या है, और फिर ये है कि हमारे जो डिफरेंट तरह के डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारी अप्रोच क्या है। हम एक ब्रांच में औसतन कितने बंदों के साथ चलते हैं, और एक नई ब्रांच बनाते हुए कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने वाले डिस्करेज हो जाएं, कहीं इतने बंदे तो नहीं हायर कर लेंगे। तो पहले देखना है कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर देखना है उसकी डिमांड, मतलब उस वाले डिपार्टमेंट, उस डिवीजन, उस प्रोडक्ट, उस चीज़ के लिए हमें कितना नंबर और किस स्किल का स्टाफ चाहिए, क्या क्या कुछ हो रहा होगा, कौन सी प्रोडक्ट्स बंद हो रही होंगी, कौन सी प्रोडक्ट स्टार्ट हो रही होंगी, कौन सा डिवीजन ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस जगह किस लेवल के बंदे हमें चाहिए। तो डिमांड समझने के लिए आपको अपने स्ट्रेटेजिक एक्शंस देखने होंगे। नई ब्रांचेस कितनी हैं, नए प्रोडक्ट्स कितने हैं, नए सिस्टम्स कितने हैं, पुराने कितने ब्रांच मर्ज कर रहे हैं, कितनी ब्रांचों को क्लोज कर रहे हैं, कौन सा नया बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों से हमेशा नज़र आएगा कि देयर इज़ अ डिमांड ऑफ HR। तीसरा, करंट रिसोर्सेज को असेस करें। डिमांड है जी वहाँ इतने की, हम अपनी कंपनी का ओवरऑल मामला देखें, इस वक्त कंपनी 800 बंदों से चल रही है, नई प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ और नए विजन और नए थीम के साथ। हमें अगले साल के एंड तक 1250 बंदा चाहिए, इसका मतलब है 450 का गैप है। अब उस गैप पे काम होना है। तो इस वक्त हमने देखना है एग्जिस्टिंग हमारे पास रिसोर्सेज कौन से, हमारे पास कौन कौन लोग मौजूद हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनको मूव किया जा सकता है या नहीं, उनको नहीं मूव करना तो नए लोगों को हायर करना होगा। तो ये सारी चीज़ों से आप एक गैप तक पहुँचेंगे, जिस गैप से पता लग जाएगा कि हमारा कितने लोग मौजूद हैं और कितने हमें चाहिए और कौन से लेवल पे कितने स्टाफ और कौन कौन सी स्किल्स में हमें गैप आ रहा है। अब हमें उनकी हायरिंग करनी है। हायरिंग में फिर अगला मामला है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करें या इंटरनल रिक्रूटमेंट करें, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपने पॉलिसीज एंड प्लान बनाने हैं, अपने गैप को क्लोज करना है, डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है, शॉर्टेज या सरप्लस, आप इस पे काम करेंगे। दिस कैन हैपन कि आप नई स्ट्रेटेजिक जगह पे आप 600 बंदों से काम करना सोच रहे हो और बंदे भी 800 हैं। अभी रिवर्स में गैप आ गया, सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस में भी देखना है कि अब क्या करें, बाबों को निकालें, नीचे वाले डिस्करेज होंगे, और बाबों को निकालें तो दिमाग तो उन्हीं के पास है, नीचे वाले तो एंड्रॉयड दौर के लोग हैं, काम कह दो तो करते हैं, नहीं कहो तो नहीं करते। बाबे सीरियस होकर करते थे, शौकीन थे, मेहनती आदमी थे, इदारे को अपने दिल से लगा के रखते थे। अब समझ नहीं आ रही कि नीचे वाले बंदे कम करें या ऊपर वाले बंदे कम करें, और ऊपर वाले कम करें तो इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा, इसको कम कैसे करें, अच्छे रिटायरमेंट प्लान्स देने पड़ेंगे। नीचे वाले बंदे को कम करें, ठीक है आसान है, कम हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ईजीली मिल जाएगी, लेकिन उसमें एनर्जी थी। तो ये एक बड़ी साइंस बन जाती है कि आप क्या करें और किस तरह से करें। तो इदारे के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि देयर मस्ट बी सम HR जो सारी चीज़ों को देखता हो और इंडिपेंडेंटली देखता हो। फेवरेटिज्म भी बड़ा काम ख़राब करेगी फिर यहाँ। तो एक अच्छा HR ये सारी चीज़ों को लेके चल रहा हो। क्या ये HR प्लानिंग वाली बात समझ आई? अगर इसको हम न्यूमेरिकली देखने की कोशिश करें, से बाय द एंड ऑफ ईयर X हमें एक डिवीज़न के लिए 1400 बंदे चाहिए। साल के एंड पे हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि साल के एंड पे हम वहाँ तक पहुँच गए होंगे कि हमें 1400 बंदा चाहिए होगा। अच्छा जी, आज इस वक्त कितने बंदे हैं जी? 1200। हमें नेट इंक्रीज़ कितना चाहिए? 200। अब आप ज़रा थोड़ा सा अपने पूरे साल का अपना एस्टिमेट लगाएं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा होगा। औसतन जो टर्नओवर इस पीरियड में जो रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट वगैरह ऑन एवरेज हो रही होती है, साल के अंदर 300 बंदा जा रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है।
कुछ लोग बीच में अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी और जगह मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो टर्नओवर है वो तकरीबन 450 का है, यानी ड्यूरिंग सेशन हमारे पास इस डिपार्टमेंट में 450 की तो वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट में क्रिएट हो रही होती है, या छोड़ के जाने की वजह से, या लोगों के हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी और डिपार्टमेंट डिवीजन में मूव होने की वजह से, रोटेशन की वजह से। तो इसका मतलब है कि हमें 200 का उधर गैप है और 450 का गैप है, तो टेक्निकली 650 इज़ द गैप। अब 650 में से हम क्या करेंगे, इंटरनल प्रमोशन या ट्रेनिंग से जिस तरह से हमारे बंदे और डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे भी तो हमारे पास आ सकते हैं। तो दूसरे डिपार्टमेंट से बंदे ला के बाकी तरह से करके हम 350 बंदा और इकट्ठा कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग। एक बंदे में स्किल नहीं है, हमें एक बंदा चाहिए जो कि फ्रंट ऑफिस को डील करे और साथ में ब्रोशर भी बना देता हो। अब फ्रंट ऑफिस डील करना उसे आता है, ब्रोशर नहीं बनाना आता। अब या तो एक नया बंदा लेके आए ब्रोशर बनाने के लिए, या इस बंदे को एक ट्रेनिंग 1 महीने की दिला दी जाए जिसके बाद उसको ब्रोशर बनाना आ जाए। तो अगर उसको ट्रेनिंग दिला दी तो गैप मैंने -1 कर दिया। तो ट्रेनिंग या इंटरनल प्रमोशन से हम फिल कर सकते हैं गैप्स। तो 300 इज़ द एग्जैक्ट साइज जिस पे मुझे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चाहिए होगी। तो बेसिकली ना इस तरह का एक रफ सा एक प्लान होता है जो कि न्यूमेरिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से नंबर्स, और उन नंबर्स को हम इस तरह से देख रहे होते हैं। क्लियर? यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं। एचआर क्या है, एचआर प्लानिंग क्या है, ठीक है। अब गैप है, शॉर्टेज अगर आ गया, सरप्लस आपके एचआर में शॉर्टेज आ गया, तो क्या करें, आप इंटरनल प्रमोशंस करें, नीचे के लोगों को ऊपर लेके आएँ, ट्रांसफ़र्स करें किसी और डिपार्टमेंट से इधर, मौजूदा लोगों को ट्रेनिंग्स दें, अपने टर्नओवर को कम करने की कोशिश करें। वो जो आप सोच रहे हैं ना साल में 300 बंदा तो एम ही छोड़ के चला जाएगा, क्यों छोड़ के चला जाएगा? आप थोड़ा सा पॉलिसीज़ पे काम करें, आपका 300 नहीं 200 बंदा छोड़ के जाए, आपका 100 का गैप वहाँ कवर हो जाएगा। नए बंदे को ढूंढने से बेहतर है पुराने बंदे को जाने से रोक लो। तो आप रीडेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान, ये सारे प्लान्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगेन ट्यूटर नोट है कि हम देख रहे हैं कि हम गैप कैसे कवर कर सकते हैं। अगर सरप्लस हो, पहले ही ज़्यादा है, तो कोशिश करें नई रिक्रूटमेंट तो रोक दें, एग्जिस्टिंग वालों को पार्ट टाइम वर्किंग पे ले जाएं, कुछ ज़रूरत पड़ने पे कुछ रिडंडेंसीज, कुछ गोल्डन हैंडशेक, कुछ लोगों को अर्ली रिटायरमेंट, इस तरह की चीज़ें करें ताकि हमारा बैलेंस दोबारा से इन हो जाए, जितना बंदा हमें चाहिए उतना बंदा हमारे पास मौजूद हो। तो ये ओवरऑल बातें हैं। फिर नीचे जनरल उन्होंने डिस्कशन की है कि प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है देखना चाहिए कि पॉपुलेशन के ट्रेंड्स क्या हैं। आप जो है वो पहले से ही आपको यंग जनरेशन में मेहनती बंदा ना मिल रहा हो पाकिस्तान के ट्रेंड देख के, और आप यंग बंदा निकाल दें अपने पास से कि चलो कोई नहीं यंग बंदा है बाद में हमें मिल जाएगा। भाई बाद में कहाँ मिल जाएगा, बंदे ही कितने पाकिस्तान में इस तरह के। आपको एक ख़ास तरह की स्किल चाहिए, वो स्किल है ही अवेलेबल नहीं। तो ये इन सारे प्लान्स में आपने ये ज़रूर देखना है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में वर्कफोर्स की सप्लाई कैसी है, लोगों का काम को लेके मिजाज क्या है, ऑनलाइन वर्किंग को लोग कितना सीरियस लेते हैं, फिज़िकल आपको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल जो है वो जो डिफरेंट स्किल्स के हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रिटायरमेंट एज, फलाना फलाना सब चेंज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखे बगैर अगर आप प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है कि कुछ प्लानिंग आप करें और कुछ चीज़ें खुद ब खुद आपकी रिडंडेंट हो जाए। तो ये ओवरऑल इस तरह से कि प्लान रियलिस्टिक और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए होने चाहिए। डन। एक हल्की सी रीडिंग देनी है इसको सिर्फ समझने के लिए कि चीज़ें किस डायमेंशन में जा रही हैं। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस में फेजेस क्या है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कॉमनली मिसअंडरस्टूड होता है, लोग इसको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सिलेक्शन इज आउटकम ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट है सही बंदे की आइडेंटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस जिसमें आप लोगों को बुला रहे हैं, सिलेक्शन है फाइनली उस बंदे को सीट पे बिठा देना, उसको अपॉइंट कर देना, ये है सिलेक्शन। ये आउटकम है या पार्ट है? जी, रिक्रूटमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस, जिसमें रिक्रूटमेंट नीड एनालिसिस और इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा डील कर रही है और सिलेक्शन एक बंदे को फाइनली बुला लेने को कहते हैं।
तो ओवरऑल हम जब वर्ड रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ओवरऑल अगर हम सिलेक्शन अलग से नहीं बोल रहे तो रिक्रूटमेंट हम इस पूरे प्रोसेस को कह देते हैं। लेकिन अगर हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फ़र्क करना हो तो सिलेक्शन आउटपुट है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस का। तो रिक्रूटमेंट इज़ मोर ऑफ कि आप देखें कि कौन सी वैकेंसी है, कौन सी स्किल्स चाहिए, उसके लिए लोगों से एप्लीकेशंस लें, कौन सी जगह किस काम के लिए किस तरह के कितने बंदे चाहिए और उसके लिए आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। उसके बाद आप इंटरव्यूज़ करें, टेस्ट लें, शॉर्ट लिस्ट करें, उनसे फाइनल डिस्कशन करें और उनको एक जॉब ऑफर लेटर दे दें, ये सिलेक्शन है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद क्वांटिटी, गेटिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसीज, और सिलेक्शन क्वालिटी, कौन सा बंदा अब बेहतर सूट कर रहा है। तो रिक्रूटमेंट में आप कह रहे हैं कि इतने बंदों को बस बुला लें, इदारे की शक्ल दिखा दें। एंड सिलेक्शन इज़ कि अब उसमें से अपने लिए जो काम के अच्छे बंदे हैं वो चूज़ कर लिए जाए। तो ये एक बड़ा मज़े का सिस्टम है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों समझ आ रहे हैं? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में इसको छोड़ देते हैं, आप बताएं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एचआर क्या क्या कर सकता होगा। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में एचआर का क्या क्या रोल होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, सही वाली एडवर्टाइजमेंट, अच्छी एडवर्टाइजमेंट जिससे आप लोगों को बता सकें कि ये चीज़ यहाँ इस तरह से है, और पर्क्स और बेनिफिट्स कन्वे करना, जॉब डिस्क्रिप्शन बताना, मीडियम का डिसीजन लेना कि लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिजिकल सीवीज जमा कराएंगे या ऑनलाइन हमारा फॉर्म फिल करेंगे। उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स, क्रेडेंशियल्स बताना कि जी आप कौन कौन सी तालीम रखते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड मार्केट को अप्रोच कैसे करना, ये सोचना कि ये हमें रेडियो पे ऐड चलाना चाहिए, टीवी पे ऐड चलाना चाहिए, अखबार में देना चाहिए या लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें, मतलब कौन से तरीके से आएँ। और इस सारे प्रोसेस में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस है क्या कुछ हो रहा होगा। किस लेवल पे बंदा चाहिए, किस लेवल का, किस कैडर का बंदा चाहिए आपको। बिगिनर बंदा चाहिए, ट्रेंड बंदा चाहिए, या बहुत ही तूफ़ानी ऐसा मैच्योर बंदा जो कि गेम चेंजर हो, उस तरह का बंदा चाहिए। अकॉर्डिंगली उसी तरह के फिर बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे उसको। और क्या कुछ सीवी जब कलेक्शन हो जाती है, जब डाटा बैंक तैयार हो जाता है, ठीक है, एचआर उस पर वर्किंग करता है कि मैंने उसमें से ढूंढना है कि मैं किसको सॉर्ट करूं और मैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पहले सीवीज कलेक्ट करना और बाद में उसको शॉर्ट लिस्ट करना, उसमें से चंद लोगों को साइड पे कर देना, ये भी एचआर का काम। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना, किस तरह के बंदे से किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। और जिस डिपार्टमेंट्स में उनको पर्सन्स चाहिए, उन डिपार्टमेंटल हेड्स की इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ी प्यारी बात है। जिस जगह पे बंदे चाहिए उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स की इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता होता है हमें क्या बंदा चाहिए। और एचआर वाले अलग से बैठ के एक फनकार सा बंदा उठा के दे देते हैं कि लें जी हमें बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू में। भाई इंटरव्यू में अच्छा लगा लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट, तो इसका मतलब है आइडियली इंटरव्यू के वक्त ये डिपार्टमेंट हेड भी साथ बैठे, या कम से कम वो बंदा जिसकी इमीडिएट नीचे उसने आना है कम से कम उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, उससे नीड्स पूछी जाए कि भाई तुम्हें क्या नीड्स चाहिए, किस तरह का बंदा चाहिए, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट्स भी होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेजेस कि अच्छा जी अब आपका ये वाला इंटरव्यू, अब आपका डिपार्टमेंट मैनेजर से इंटरव्यू, अब आपका फलाना से इंटरव्यू, इन सबको मॉनिटर करना। SPM इज़ अबाउट लाइफ, ज़िंदगी है। अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना फाइनली, ठीक है। पिछले वाले से प्रॉपर हैंड ओवर लेना, नए वाले बंदे को प्रॉपर तरीके से चीज़ें देना, उसको जॉब ऑफर लेटर और उस तरह की चीज़ें उस तक प्रोवाइड करना। देखते हैं जी
रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अलग अलग लोगों की अलग अलग इन्वॉल्वमेंट्स क्या हैं। जो ऑपरेशनल मैनेजर है, जो लाइन मैनेजमेंट है, उनके ज़िम्मे है कि जो भी वैकेंसी उनके डिपार्टमेंट में आए सबसे पहले तो वो बताया करें। फिर वो इंडिविजुअल जो ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि इस जॉब वैकेंसी के लिए बेहतर है, यानी कि डिपार्टमेंट में एक बंदे की जगह खाली हुई, वो बताए कि जगह खाली हुई है, और ख़ुद ही से ये भी बता दे कि उससे नीचे एक बंदा है, बड़ा कमाल है, मुझे लगता है वो ऊपर आना चाहिए। अगर उसी बंदे के ज़िम्मे होगा तो फिर तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। फिर तो जो चापलूसी कर रहा है बस उसको फ़ौरन से अपॉइंट कर लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट एचआर करे, लेकिन डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी प्रेफरेंस ज़रूर बता दे कि देखें ये जगह खाली हुई है, ये नीचे एक बंदा है जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है, आप एक दफ़ा इसको भी देख लें, बाहर वालों को भी देख लें, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो अपने तरीके से फिर असेस भी कर लेंगे उसका कितना टाइम हुआ है, वो इस कैडर पे आ सकता है, नहीं आ सकता। इन्वॉल्व हों स्पेसिफाई करने में कि किस तरह की जॉब और किस तरह की स्किल चाहिए, ये इनपुट देगा ऑपरेशनल मैनेजर। इसका इनपुट नहीं होगा तो प्रोसेस अच्छा नहीं चल सकेगा। नॉर्मली बी इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम एप्लीकेंट्स अप्लाइंग इन देयर डिपार्टमेंट, मतलब अब उसमें इस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व हो रहा होता है। फिर एचआर जो स्पेशलिस्ट हैं वो क्या करें इसमें, ये तो हमने कहा ऑपरेशनल मैनेजर्स जिनके अंडर जॉब हो रही है। एचआर वाले दे शुड हैव स्पेशलिस्ट स्किल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एचआर के वो बंदे अपॉइंट करें सारे प्रोसेस में जिनको तजर्बा हो, जिनको पता हो कि अच्छा बंदा कैसे चूज़ किया जाता है, हेड हंट किस तरह से किया जाता है। एमवी से कुछ लोग बैठे हुए शुगल में कुछ इंटरव्यूज़ करें और उसके बाद जो है एक बंदे के ग्लासेस बड़े अच्छे लगे, इस बेस पे उसे सेलेक्ट कर लें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों जिनको पता हो कि हमने इंटरव्यू कैसे करना है, हमें सीनियर लेवल का बंदा चाहिए तो किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, हमें जूनियर लेवल का बंदा चाहिए तो किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। स्पेशलिस्ट नॉलेज होनी चाहिए सिलेक्शन मेथड के बारे में, और आइडियली ये लाइन मैनेजमेंट के साथ मिल के काम करें तो क्या ही खूबसूरत बात है। एक तीसरा ये है कि आप बाहर से कुछ हेड हंटर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, और एक्सटर्नल कुछ एजेंसीज़ हैं, आप उनको टास्क दे देते हैं कि जी हमें इस पोजीशन पे एक तगड़ा अच्छा बंदा चाहिए, पूरे पाकिस्तान में कहीं से ला के दे दो हमें। वो फिर अपने तरीके से लोगों को वो एंगेज करेंगे, लोगों से एप्लीकेशंस लेंगे, थोड़ी सी इनिशियल टेस्टिंग वो करके हमें शॉर्ट लिस्ट हुए 3-4 बंदे पहुंचाएंगे, और उन 3-4 लोगों से मिलके उनमें से शायद कोई एक बंदा हमें इतना अच्छा लगे कि हम उस जॉब के लिए ले आएँ। ये थ्योरेटिकली तो बहुत मज़े की बात लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब एक इदारे में काम चल रहा होता है और एक बंदे को अपने से नीचे एक नाइब चाहिए होता है, तो वो बंदा उसे कभी भी आइडियल नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से एचआर वाले अपने बंद कमरों में बैठ के एक नया बंदा उसको उठा के दे दें तो वो बहुत ज़्यादा उलझेगा। तो आइडियली वो डिपार्टमेंट का लाइन मैनेजर जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व हो सारे प्रोसेस में। हम एक्सटर्नल एजेंसीज़ के बजाय कोशिश करें कि हमारा अपना एचआर इतना एम्पावर हो कि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग करे, वो इदारे के मकासद को समझता है, इदारे की थीम को समझता है, वो ज़रा ज़्यादा हेल्प करेगा सारे प्रोसेस में। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? क्या हम घबराए तो नहीं बैठे? हम घबराए नहीं बैठे। रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन इनइफेक्टिव कब होगी? फर्ज करें एक सिचुएशन में आपको देता हूँ कि एक कंपनी है, एक कंपनी में हर साल जो है वो 300-400 वैकेंसीज़ खाली होती हैं और उनका एक एचआर डिपार्टमेंट उन वैकेंसीज़ को फिल करता रहता है। बट पिछले 2-3 साल से ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्ज़र्व किया है कि वो कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हायरिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इदारे की प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। आप एक एचआर स्पेशलिस्ट हैं, वो इदारे वाले आपके पास आए हैं और आपसे वो ये जानना चाहते हैं कि बताएं हमारे प्रोसेस में ऐसी क्या कमी रह गई होगी, ऐसी क्या प्रॉब्लम, लिमिटेशन, वीकनेस या इशू होगा हमारे सिस्टम में जिसने हमारी रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन को इनइफेक्टिव बना दिया। आप दोनों को अलग अलग भी बता सकते हैं, आप दोनों का कंबाइन भी बता सकते हैं। अब यही तो बात है कि इस वक्त इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट से क्या मुराद है? इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट से मुराद है कि मुझे मेरी सही नीड का सही बंदा मिल गया और वो मेरी जो नीड है उसको परफेक्टली मैच कर रहा है। अच्छी रिक्रूटमेंट क्या है? अच्छी रिक्रूटमेंट यही है कि मुझे सही, भाई मुझे फ्रंट ऑफिसर चाहिए, तो मेरे लिए अच्छी रिक्रूटमेंट तब होगी जब मुझे एक अच्छा फ्रंट ऑफिसर जो कि हमारी ज़बान समझता हो, हमारे विजन को समझता हो, बच्चों से डील करना आता हो और बड़े अच्छे तरीके से सारे प्रोसेस को लेके चले और बंदा पैसे भी मुनासिब लेता हो, काम भी बड़ा तूफ़ानी करता हो। यानी एक परफेक्ट चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में।
बट हमने नियर टू परफेक्ट तो जाना है। जब इतना सिस्टम है, जब एक पूरा HR डिपार्टमेंट है, जब इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतनी अच्छी रिक्रूटमेंट होगी। अब रिक्रूटमेंट ख़राब क्यों होती होगी, ऐसा क्या प्रॉब्लम आता होगा हमारे सिस्टम में कि रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं हो पाती होगी? शायद जॉब एनालिसिस में मसला है, शायद हमने उस पोजीशन को समझा ही नहीं कि उस पोजीशन में रिक्वायरमेंट क्या है, और शायद हमने जॉब डिस्क्रिप्शन गलत लिखी है, यानी कि उसके बारे में जो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि ये बंदा ये कर सकता हो, ये कर सकता हो, शायद उसमें लाइन मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ और हमने खुद ही से सोच लिया कि मार्केटिंग का बंदा ये 10 काम करता होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन में और पर्सन स्पेसिफिकेशन में ओवरलैपिंग हो सकती है। हो सकता है कि हम पर्सन स्पेसिफिकेशन बता रहे हो और साथ में जॉब स्पेसिफिकेशन बता रहे हो, जॉब पे हमें क्या चाहिए और बंदा किस तरह का चाहिए, तो हो सकता है उस तरह का बंदा उस तरह की जॉब पे फिट ही नहीं ना होता हो। शायद रेलेवेंट मार्केट को अप्रोच ना किया हो, रेलेवेंट यूजर्स तक ना गए हो, और क्या गड़बड़ कर सकते हैं हम इसमें। सर अपनी मर्जी के बंदे बाइस्ड अगर हो गया तो काम ख़राब हो सकता है। लोगों ने अगर सिफारिशें लगा दी, पर्चियाँ चल गई, तो हमारा इदारा अच्छे आदमी से महरूम हो जाएगा। हो सकता है कि एक स्किलफुल पर्सन हो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में एडॉप्टेबिलिटी उसकी ना हो। और शायद हमारा इंटरव्यू का तरीका सही नहीं है, शायद हमारे क्वेश्चंस अच्छे डिज़ाइन नहीं है, शायद हमारे टेस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हैं जो उस बंदे की सही स्किल निकलवा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को ऑडिट फर्म में अगर जाना है तो वो उसको कहते हैं ज़रा ऐसे लिखो। अब उस गरीब की इंग्लिश फारिग है या उसको ऐसे लिखना नहीं आता, वो लेटर अच्छा लिख लेता है, वो कम्युनिकेशन अच्छी कर लेता है, लेकिन एक ऐसे कैसे स्टार्ट होता है, किस तरह से उसे लेके चलना होता है, वो उस बेचारे को नहीं आता। इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसको ऐसे लिखना नहीं आता, हालांकि उसको एक्सेल पे तूफानी काम करना आता था। लेकिन प्रोसेस ऐसा था कि उस प्रोसेस में उस बच्चे से इंग्लिश कैसे लिखवा लिया, जो कि उसकी कोर स्किल थी नहीं और शायद चाहिए भी नहीं थी उस बंदे से हमें आगे। तो कभी कभी आपकी जो सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं वो अच्छे डिज़ाइन नहीं हुए होते हैं, वो भी एक अच्छे बंदे को मिस कर देते हैं किसी एक आध एट्रीब्यूट की वजह से। और इनफेक्टिव सिलेक्शन के पीछे एक रीज़न इनफेक्टिव रिक्रूटमेंट होगी कि अगर पीछे से रिक्रूटमेंट ही गलत हुई है, अगर आपने बुलाए ही गलत लोग हैं तो सिलेक्शन भी गलत लोगों की होगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट है ना, GIGO, कि जब आपका इनपुट ही अच्छा नहीं है तो आउटपुट कैसे अच्छा हो सकता है। शायद HR खुद इफेक्टिव ना हो, शायद उनके मैनेजमेंट में स्किल्स ना हो, सलाहियतें ना हो। पुराने माइंडसेट से हम शायद नया टैलेंट एक्वायर ना कर सकें। बहुत अच्छी बात है, पुराने माइंडसेट से शायद नए टैलेंट को एक्वायर नहीं किया जा सकता। लोग पुराने ख्यालात के बैठे हुए हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि दुनिया तेज़ हो गई है, वो उसी तरह से अभी भी बैठ के वही पुराने घिसे पिटे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अब अगर ट्रेनिंग आए तो उसे पूछना चाहिए, भाई अपना लैपटॉप है तुम्हारे पास? हाँ भाई। तुम्हारे पास बाइक है? अच्छा, रात 2-2 बजे तक अगर काम करें कोई मसला तो नहीं? इस टाइम पे अगर उससे ऐसे लिखवाएंगे तो ये समझ नहीं आएगा कि ये बंदा मेहनती कितना है, ये नहीं समझ आएगा कि इसका कंप्यूटर पे हाथ कितना साफ़ है। अब ये समझना ज़रूरी है कि एक बच्चे से कहें कि अच्छा तुम्हें अगर आज एक नया सॉफ्टवेयर सिखाएं तो कल तुम उसके ऊपर एंट्रियाँ कर लोगे। अब तो ये चीज़ चाहिए। अब जब बैठा ही पुराना बाबा हो, वो अपने ज़माने में जो इंटरव्यू में सवाल दे के आया था वो पूछेगा भी वही वाले सवाल, तो जिद्दत भी ज़रूरी है। किताब से पूछते हैं आप लोगों को तो अच्छी खासी अजियत दी। किताब ये कहती है कि कई दफ़ा पुअर रिक्रूटमेंट पुअर सिलेक्शन दोनों में डिवाइड कर दिया। जॉब वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं इम्प्रॉपर वे में, यानी कि आपने सही अटेंशन ही नहीं लिया, आपने इतना थका हुआ सा ऐड दिया जो लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, उनको नज़र ही नहीं आया कि ये कोई बहुत काम की चीज़ है। आपकी जॉब सही से जॉब की रिक्वायरमेंट कंसिडर नहीं हुई, आपका जॉब एनालिसिस पुअर था। इस जॉब में क्या चाहिए, किस तरह से, उसको किसी ने समझा ही नहीं और जनाब जॉब के लिए लोगों को बुला लिया। मिनिमम एक्सेप्टेबल रिक्वायरमेंट आपने सही से नहीं बताई, आपने बताया ही नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने कह दिया आ जाओ जिसको अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है ज़बरदस्त, एक 5वीं पास बच्चा उठ के आ गया, उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी आती थी, तो शायद आपके लिए वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था। आपको कम अज़ कम 12वीं पास बंदा चाहिए था, कम अज़ कम इस तरह से। तो कभी कभी पर्सन की स्पेसिफिकेशन गलत हो जाती है। कई दफ़ा आप जितना मर्ज़ी खूबसूरत जॉब एडवर्टाइजमेंट दे दें, अगर जॉब ही थकी हुई है तो लोग नहीं आएंगे।
अगर आपका इदारा पैसे ही कम देता है तो आपका प्रोसेस सब बेकार हो जाएगा जब लोग इंटरेस्टेड ही नहीं आपके इदारे में आने के लिए। पुअर सिलेक्शन की क्या रीज़न हो सकती है? ड्यू टू पुअर डिज़ाइन ऑफ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट हो सकता है ऐसी उसको जॉब मिल जाए या उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ चीज़ें पूरी पूछी ही ना गई हों। जब पूरी पूछी ही ना गई हों तो पता ही ना लग सके कि बंदा सही है या नहीं है। मतलब सवाल ये हो कि आपने आखिरी दफ़ा ICAP में कौन से 3 पेपर दिए थे, वो क्या ये 3 पेपर, ये नहीं पूछा गया हो कि आपके पेपर पास हैं या नहीं, ये पूछा जाए आप लास्ट 3 कौन से पेपर्स में अपेयर हुए थे, बच्चे ने बता दिया और जनाब आपने उसको आगे एडमिशन के प्रोसेस में भेज दिया। बाद में पता लगा कि इसने आखिरी दिए थे लेकिन पास नहीं हुआ था। आपका सवाल गलत था। सवाल ये होना चाहिए था कि आपका कैफ पास है और आपने आखिरी पेपर जो क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है उसमें कौन से दिए थे। तो कई दफ़ा इस तरह से सिलेक्शन टेक्निक्स कई दफ़ा इनअप्रोप्रिएट होती हैं। कई दफ़ा सेलेक्ट करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो उतने ट्रेंड ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि पूछना क्या है, कैसे पूछना है, किस तरह से। फिर ओवरऑल रेगुलर बेसिस पे साथ साथ इस सिस्टम को देखे जाने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हो सकता है सिस्टम को किसी ने साथ साथ उतने ध्यान से ना देखा हो जिसकी वजह से आप अच्छे टैलेंट्स को मिस कर दें। सिलेक्शन टेक्निक से मुराद मतलब सिलेक्शन की टेक्निक हो सकती है कि आप एक इंटरव्यू लें, आप 2-3 इंटरव्यू लें, आप ग्रुप इंटरव्यू लें, आप स्ट्रेस इंटरव्यू लें, आप टेस्ट लें, आप मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का टेस्ट लें। अब एक ऑडिट फर्म में किसी ने जानना है और उससे टेस्ट लिया जा रहा है कि ये शेप गोल घूमते हुए यूँ होगी तो अब अगली शेप क्या आएगी। वाई नॉट कि वहाँ उससे अकाउंटिंग का एक टेस्ट लिया जाए ताकि ये समझ आए कि इसको अकाउंटिंग भी समझ आती है या नहीं। वाई नॉट कि उसको एक सिचुएशन देके कहा जाए बताओ तुम ऑडिटर होते तुम बताओ यहाँ क्या ओपिनियन दोगे। तो शायद कभी कभी जो मेथड है लोगों को अप्रेस करने का, चेक करने का, कभी कभी वो भी अच्छा नहीं होता। जी, क्या ये सारी बात समझ आ रही है? चीज़ें मज़ेदार हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भागती तेज़ी से। रिक्रूटमेंट के अगर ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो शायद स्टेज 1 है रिक्वायरमेंट डिफ़ाइन करें, स्टेज 2 है लोगों को अट्रैक्ट करें और स्टेज 3 है सही बंदे चूज़ कर लें। स्टेज 1 डिफ़ाइन करें रिक्वायरमेंट, 2 लोगों को अट्रैक्ट करें और तीसरा सेलेक्ट करें। तो हम एक एक करके इन सब पे बात करेंगे। रिक्वायरमेंट्स के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन ये बड़ा ज़रूरी है। क्या ये डायग्राम सामने से समझ आ रही है? लोगों को बुलाने के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट है और सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज़ और टेस्ट, ये 2 बड़े टिपिकल मेथड्स हैं दुनिया में जैसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें सवाल जॉब एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? जॉब एडवर्टाइजमेंट क्या है, अभी एक एक करके हम इन सारे फेजेस पे आएंगे। एक जॉब के लिए जब आप लोगों को बुलाते हैं, जैसा अखबार में इश्तिहार नहीं आता जी फलाना कंपनी में जॉब्स ओपन है, लिंक्डइन पे एक बंदा, एक मशहूर बंदा वो पोस्ट करता है कि हाँ भाई वो इस पोजीशन के लिए हमें बंदा चाहिए। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट इज़ उस जॉब के लिए लोगों को बुलाया जाए कि आओ और अप्लाई करो। सर ये स्टेज 1 जो ये इंटरनल वर्किंग होती है? जी, ये इंटरनल वर्किंग है, ये दरमियान की वर्किंग है कि आप अपने तौर पर वर्किंग करके बाहर की दुनिया को बुलाएं और इसमें जो आए हुए हैं उनमें से कोई सिलेक्शन होनी है। अब इस सारे उसमें एक कीमती सवाल है कि हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। ये वाले भाई से पूछते हैं आपको कौन सी वाली पसंद है, फिर सबको उसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे। सर ये तो बेस करते कि एंटिटी कैसी है, अगर और हम क्या मतलब हमें किसके लिए कैसे बंदे चाहिए। अगर हमारे पास स्किलफुल बंदे हैं तो इंटरनल ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर हमारे पास स्किलफुल स्टाफ है नहीं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कहा। ये एक जजमेंटल सी चीज़ है, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए। वो सारे सवाल जवाब, वो सारी चीज़ें जहन में रखते हुए ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या पसंद है? इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है सर होती इंटरनल है लेकिन मुझे लगता है कि एक्सटर्नल मुझे पसंद ठीक है, आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ज़्यादा पसंद है। इस टाइम पे हम आपकी पसंद पे चलेंगे। सिचुएशन है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में HR में बैठे हैं और आपको आपके जो मैनेजर मिस्टर शमशाद हैं वो ये कहते हैं कि जी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ज़बरदस्त ऑप्शन कोई नहीं है। और हालांकि आपने इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने आपको गाइड किया, उन्होंने आपको समझाया है, अब आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है एक ग्रुप ऑफ HR पर्सनस के सामने जिनको आपने बताना है कि हम क्यों जा रहे हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ। यानी पूरी सिचुएशन बना के
और अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ज़रा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के कुछ फ़ायदे बता दो, क्या है फ़ायदा? दोनों फर्क तो बताते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या है, एक्सटर्नल क्या है रिक्रूटमेंट? क्या है? एनालिसिस करके देखना कि कहाँ कहाँ कितने बंदे अवेलेबल हैं, उनको अट्रैक्ट करना। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है अपने इदारे के अंदर से ही बंदे ढूंढे, उनको ट्रेन किया या प्रमोट किया या रोटेट किया, रीलोकेट किया, कुछ ना कुछ करके अपने इदारे के अंदर से बंदे ले आए। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बाहर से। भाई ने कहा और मैंने केस स्टडी बना दिया कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बड़ी अच्छी बात है, और आपने कुछ एचआर के बंदों को ये कन्विंस करना है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। कैसे करेंगे कन्विंस? क्या क्या पॉइंट्स होंगे आपके पास? फ्रेश टैलेंट आएगा। इन्होंने फ्रेश टैलेंट कहा, बिल्कुल अच्छी बात। बाहर से फ्रेश नए लोग आएंगे, नए स्किल सेट वाले आएंगे। इदारे वाले एक जगह पे जाके रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, अपने रिवायती तरीके से चलते हैं, इनको नए तरीके से सोचना नहीं आता। बाहर का बंदा फ्रेश ब्लड आएगा, नया बंदा आएगा, नई सोच वाला आएगा, हमें भी कुछ सिखाएगा। क्यों एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? सर आप किसी बात को आगे लेके चलते हैं, जो एक्सटर्नल स्टाफ बैठा होता है वो अगेन उसी हेक्टिक रूटीन में रहता है। ठीक है। तो उसका माइंडसेट ऐसा बन चुका होता है कि उसमें जगह ही नहीं होती मजीद सोचने के लिए कि इसको हम बेहतर कैसे बनाएं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जब पर्सन एक न्यू आएगा फ्रेश माइंड के साथ, तो वो डेफिनेटली आगे कुछ चेंजेस लेके आएगा, कुछ एडिशंस करेगा, जो पुरानी चीज़ें उनको बदलने की कोशिश करेगा। ऐसे ही नया बंदा आएगा, जान मारेगा, कोशिश करेगा। हम शायद उसको ब्लॉक भी करें थोड़ा सा, क्योंकि एक इदारा अपनी एक बेस से हटता भी नहीं इतने आराम से, लेकिन वो कम से कम टक्कर तो मारेगा, हमें 4 मशवरे तो देगा। हम कहीं महफिल में बैठ के डिस्कस करेंगे, यार वो बंदा तंग बड़ा करता है, वो फलाने इदारे से आया है, उसके अपनी ख्याल आते हैं, लेकिन यार एक बात उसकी है बड़ी ज़बरदस्त, तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हमारा इदारा थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो हमारे इदारे को सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और उस बंदे के आने से हम अपने अंदर एक नई एनर्जी देखना शुरू हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपके इदारे की ट्रेनिंग हो जाती है, मुफ्त में ट्रेनिंग हो जाती है। कॉर्पोरेट इमेज की बात आएगी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय हैं। कितने अच्छे लोग हैं कि ये लोगों को इनवाइट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर के बंदे अच्छे हैं, बुरे हैं, थके हुए हैं, जिसका टाइम आया उसको बिला वजह प्रमोट कर दिया। क्यों जी? हमारी पॉलिसी थी 3 साल बाद प्रमोट करते थे। क्यों प्रमोट करते थे? वो काम क्या कर रहा था? बाहर दुनिया भरी पड़ी है टैलेंटेड लोगों से, आप अपने वाले स्टाफ में ही फंसे हुए हैं। तो आपका इमेज बेहतर होगा कि दीज आर गुड, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ अपनों को नहीं बाहर वालों को भी नवाजते हैं। इंटरनल स्टाफ को जिस डेजिग्नेशन के लिए ट्रेन किया गया उधर नए बंदे ला के तो न्यू दोबारा से उन पिछलों को ही अगर हम प्रमोट कर देंगे इंटरनल में तो न्यू कॉस्ट लगेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी दोबारा से। और बड़ी मज़े की बात कर दी उन्होंने कहा इंटरनल बंदे को नीचे से उठा के आप इधर लेके आए या एक और डिपार्टमेंट से इधर लेके आए तो उधर जगह खाली हो गई। अब फिर उसके लिए भी तो हायरिंग करनी है। नीचे से आप ऊपर लेके आए, अब नीचे वाला बंदा जो उससे नीचे वाली जगह पे था उसको अब ट्रेन करना पड़ेगा। यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस नहीं है। आपने एक ईंट हटा के कहीं और रखी है, अब आपकी सारी ईंटें ख़राब हो गई हैं। अब वो आप नीचे तक की लेयर में एक ईंट नीचे से ऊपर करते रहेंगे और शायद हर लेयर अच्छी तरह से एडजस्ट ना हो। एक्सटर्नल में ज़िंदगी आसान थी, पोजीशन खाली थी, बाहर से बंदा ला के बिठा दिया, आपका स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, लोग भी डिस्टर्ब नहीं हुए, लोगों को चेंज ओवर से भी नहीं गुजरना पड़ा, बिला वजह प्रमोशंस नहीं देनी पड़ी, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े, हैप्पी एंडिंग। क्या फ़ायदा एक्सटर्नल का? सर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेटी भाई मौजूद है। एक तो ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ठीक है। और दूसरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को जेन्युइन रखने के लिए ना 2-3 साल बाद एक एक्सटर्नल बंदा जो बाहर का होना वो ज़रूरी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही पैटर्न पे चल रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। एक ही पैटर्न पे चलते हुए नए लोगों के आने से थोड़ी सी फ्रेशनेस भी रहती है, और एग्जिस्टिंग लोगों को ये डर लगा रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारे इदारे के पास तो आराम से मार्जिन है, ये फ़ौरन से मार्केट से बंदा उठा लेंगे। तो एग्जिस्टिंग बंदों पे भी एक चेक एंड बैलेंस रहता है कि वो अच्छा काम करें, अपने आप को सर्वाइव कराएं, नहीं तो हमारा इदारा तो एक झटके में बाहर से 3 बंदे ले आएगा। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप अपने मुल्क में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कंपनी अपने समाज को एक अच्छा पैगाम दे रही है कि वो अपने समाज में से एम्प्लॉयमेंट की जो कमी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अब पॉजिटिव इमेज टू द सोसाइटी। और कोई फ़ायदा? मतलब जब हम इंटरनली प्रमोट
होगी, हम बाहर से एक बंदा ला रहे हैं। बड़ा मज़ेदार बात, अपने 4 बंदों में से एक को प्रमोट कर दिया ऊपर, 3 लड़ पड़ेंगे। अब ऊपर वाले को भी नहीं काम करने देंगे और जेलस भी रहेंगे, हर वक्त लेग पुलिंग होगी। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से ये इंटरनल सियासतें ख़त्म हो जाएंगी। डायरेक्टली एक नया बंदा आके उनके सर पे बैठ जाएगा, उनसे उनकी दोस्ती भी नहीं होगी। अब उन 4 में से 2 की दोस्ती और 2 की दुश्मनी उस बंदे से, तो अलग एक माहौल बन जाएगा। एक्सटर्नल ज़िंदगी बड़ी आसान है, नया बंदा आया है, सारे उसके सामने बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे नंबर बनाने के लिए, इदारे को फ़ायदा हो जाएगा और कोई एक्सटर्नल का फ़ायदा। सर जो सैचुरेशन पॉइंट होता है वो नहीं आता। सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता, चीज़ें चल रही हैं ऑन द गो। और अगर रिवर्स को डिफेंड करना पड़ जाए, अगर मैं कहूँ इंटरनल रिक्रूटमेंट जैसी चीज़ ही कोई नहीं है आज तक, मैं तो कहता हूँ ये लुट है, लुट मचा दी। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब ये बड़ा मुश्किल बात है कि थोड़ी देर पहले जिसके हम फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, अब हम उसके अगेंस्ट आके खड़े होंगे। आई कैप ऐसा करता है, आपको ना किसी भी जगह किसी भी केस स्टडी में लाके खड़ा कर देता है और कहता है खेलो। अब उसमें फिर आप सोचते रह जाते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ था। वहाँ किताब को नहीं सोचना, अंदर के इंसान से पूछना है कि वो क्या सोच रहा है, इंटरनल के क्या फ़ायदे हैं। मोटिवेशन, इंटरनल में आपके स्टाफ मोटिवेटेड रहेंगे, उनको पता है कि अच्छा काम करो तो ये इदारे वाले अपने बंदों को प्रोमोट करते हैं, अपने बंदों को ज़्यादा फेवर करते हैं। जी सर नया कल्चर सर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और इंसान अपने कंफर्ट ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ नया नहीं सिखाना, कल्चर के बारे में नहीं बताना, अपनी थीम के बारे में, अपने विजन के बारे में नहीं समझाना, सब कुछ उसे पहले से पता है, वो ट्रेंड हुआ लाया रिसोर्स है। और करंट एम्प्लॉय की जॉब एनरिचमेंट हो जाएगी, करंट एम्प्लॉय की जॉब में चीज़ें ऐड हो जाएंगी, उससे वो ज़्यादा सीखेंगे, जिसका मतलब है हमारे इदारे का कलेक्टिव जो इंटेलेक्चुअल डाटा बैंक है वो बेहतर होगा, हमारी ओवरऑल जो कलेक्टिव स्किल है इदारे की वो इम्प्रूव हो जाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी और कॉस्ट कम है। ना आपको अखबार में देना पड़ा, ना बुलाना पड़ा, ना 15 लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, अपने ही एक नोटिस बोर्ड पे लगाया या अपने ही इदारों में रिकमेंडेशन की बेस पे अपने डिपार्टमेंट में से एक बंदे को उठा के सीट पे बिठा दिया। somehow सर वो इसकी जो न्यू पर्सन आ रहा है उसकी भी डिमांड कुछ ऐसी होती है तो वो भी कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब वो लाख पे आ रहा है या 1.5 लाख मांग रहा है तो जो इंटरनल आपका 50,000 वाला उसको आप 20-25 दे के भी कहते चलो यार, और वो कहता है ठीक है। बाहर वाला बंदा पैसे ज़्यादा मांगता है, अंदर वाला बंदा थोड़े से पैसे बढ़ा दो तो उसी पे खुश हो जाता है और अगेन बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं करता। नया बंदा तो नए सिरे से जो वो जगह छोड़ के आ रहा है तो ऑब्वियसली वो कहेगा एक जगह तो मैं बैठा हूँ, अब इधर मैंने खेलना है। इंटरनल प्रमोशन में ये है कि एक इंसान को खुद ही से होता है कि अच्छा मेरी पोजीशन बढ़ाई है तो थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ा देंगे, तो वो कोई एक्सपेक्ट तूफ़ानी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा होता। लेकिन जो किसी इदारे को छोड़ के आ रहा होता है वो कहता है कि 50-60 हज़ार का प्रीमियम मिले तो मैं शिफ्ट करूँ, वरना मैं क्यों शिफ्ट करूँ। जी कन्फ्लिक्ट नहीं आता किस में? मतलब एक जो नया पर्सन आ रहा है वो मतलब डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, वो एग्जिस्टिंग जो कल्चर है उसके साथ कन्फ्लिक्ट करेगा, थोड़े से इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, जो नया बंदा आ रहा है वो आएगा तो झगड़े होंगे, वो समझेगा नहीं हमें, हम उसको नहीं समझेंगे, एनवायरनमेंट के मसले, उसे काम नहीं आता होगा, वो उलझेगा, हम उसे सिखा भी नहीं सकेंगे और हमारे नीचे के एम्प्लॉयज़ जो है ना वो एक अजीब फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। अपना बंदा होगा, चीज़ें समझता है, मिनिमम डिस्टर्बेंस। और अननोन का फियर होता है, एक नया बंदा आएगा पता नहीं वो सही होगा या नहीं होगा। अपना बंदा सही हो या गलत हो, है तो अपना ही बंदा ना, कुछ मिस्टेक्स करेगा कोई बात नहीं, इस पे कॉस्ट तो लग ही रही थी ना, बजाय इसके कि नया 2.5 लाख का बंदा लेके आए और वो ख़राब निकला। वाई नॉट कि अपना जो है वो 1.5 लाख का बंदा था उसको 165 दे दिया, और अगर वो अच्छा काम ऊपर वाला नहीं कर रहा तो उससे नीचे वाला काम तो अच्छा ही कर रहा था ना। तो रिस्क तो हमें जो एक्स्ट्रा खर्चा ज़ाया हुआ वो 15,000 ज़ाया हुआ। नए बंदे को फिर देखना, उसके रिकॉर्ड रखना, उसको एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करके देना, फिर उसकी पहले प्रोबेशन देखना, फिर उसको मॉनिटर करना, फिर उसकी अप्रेजल्स को देखना, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, सिर्फ एक बंदे का कैडर चेंज करना है। इंटरनल रिक्रूटमेंट में किताब से पूछते हैं।
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी की फील आती है इंटरनल रिक्रूटमेंट में कि वो अपने कैरियर इस बिजनेस में रह के एडवांस कर सकते हैं। जो स्टाफ शायद छोड़ने के बारे में सोचता कि भाई इधर तो ग्रोथ कोई नहीं है, बाहर से बंदे आ जाते हैं, वो रोकेगा, कहेंगे नहीं यार ये अच्छा इदारा है, ये अपने बंदों को प्रमोट करते हैं। ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छी तरह से जानता है, फिर ये जो एक इनअप्रोप्रिएट कैंडिडेट सेलेक्ट होने का रिस्क है वो कम हो जाएगा। वही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये रिस्क होगा कि ऊपर वाला काम बहुत अच्छा नहीं जानता, लेकिन जो काम जहाँ था वो तो जानता था। एब्सोल्युटली आप नए बंदे के साथ नहीं आ रहे। यूजुअली क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव देन रिक्रूटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो ये हमारी डिस्कशन है इंटरनल रिक्रूटमेंट पे। एक्सटर्नल की बात करें तो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस देखें जिसकी वजह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ आप जाना चाहेंगे। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट से आपकी किसी भी एक जॉब के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं वो बड़े कम हो जाएंगे। आपको पता बस ये 3 लोग हैं, इन 3 में से किसी एक को करना पड़ेगा। आप उतना सोच नहीं पाएंगे, पूरे पाकिस्तान को नहीं सोच रहे होंगे, आप अपने 3 डिपार्टमेंट के मैनेजर्स में से किसी एक को सुपर मैनेजर बना रहे होंगे। इंटरनल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक्सटर्नल कैंडिडेट शायद ज़्यादा क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, इंटरनल ना हो, और अगेन फिर ये खाली होगा, ये ऊपर जाएगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, वो फिल करेंगे, नीचे वैकेंसी फिल हो जाएगी, मतलब वो अजीब सा एक लूप चल पड़ेगा। एग्जिस्टिंग स्टाफ को शायद ये लगना शुरू हो जाएगा कि दे हैव एन ऑटोमेटिक राइट टू बी प्रमोटेड। सबको पता होगा हमारा दारा बाहर से बंदा लेके ही नहीं आता, हम 3 में से जो ज़्यादा बुजुर्ग हो गया है वो अगली सीट पे चला जाएगा। तो पहले से ही लोग प्लानिंग करके बैठे होंगे कि हमारे दायरे में तो होता ही ऐसे है। नो न्यू ब्लड, नो इनोवेशन, ठीक है। फिर 4 में से 1 को प्रमोट किया और जो 3 नहीं हुए, अब उनके दुख कौन सुनेगा? वो तो हर वक्त बताएंगे कि मैं ज़्यादा काम करता था, ये दूसरा बंदा तो मेरे हिस्से का काम आगे प्रेजेंट करके शाबाशी ले जाता था। तो वो 3 डिस्करेज हो जाएंगे 1 को मोटिवेशन देने के चक्कर में। तो अगेन रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल इंटरनल, इसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान है। ओवरऑल यानी कि जो उनका अपना कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। हम कहते हैं मोराल के एक बंदा कितना अच्छे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। तो अगर किसी का मोराल डाउन हो गया, इसका मतलब है कि अब वो डाउन हुआ है, वो इस वक्त ना जहनी तौर पे को बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा, और ऐसा बंदा फिर बहुत अच्छा काम भी नहीं कर पा रहा होता। सर ऐसा भी तो है कि अगर इंसान बहुत डीप मूड में बैठा हो नमाज का, तो बहुत अच्छा काम कर ले। मतलब अगेन यहाँ पे फिर हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ आएंगे कि हमने एक बुझे हुए बंदे को कैसे मोटिवेट करना है और एक ऑलरेडी एनर्जेटिक बंदे को कैसे मोटिवेट करना है। तो ये फिर मोटिवेशन चैप्टर 13 में इसके ऊपर बात होगी कि अलग अलग लोगों की, जैसे हमने थ्योरी एक्स वाई में बात की कि एक्स वालों को मोटिवेट करने का तरीका है डंडा कल्चर, और वाई वालों को काम दे दो। मतलब उल्टी बात है कि वो पहले ही काम करें, उन्हें काम और दे दो, इनको काम दे दो, मर जाएंगे बेचारे थ्योरी एक्स वाई वाले। लेकिन थ्योरी वाई वालों को काम मिले, वो ऐसे एक्साइटेड हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें सिखाया, इदारे ने हम पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, वो रात देर तक खुद ही से बैठना शुरू कर देंगे कि जी मैं इस काम को ऐसे बेहतर कर लूँ, इस काम को ऐसे बेहतर कर लूँ। तो इस तरह के लोग भी इदारे को काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगेन भाई ने एक बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया था, सिचुएशन को देखा जाए। आपको अगर एनर्जी चाहिए, न्यूनेस चाहिए, अपने इदारे में कुछ नए तरीके से कुछ काम करना है, एक्सटर्नल सूट करता है। आप अपने लोगों को मोटिवेट रखना चाहते हैं, आपका इदारा एक ऐसा काम कर रहा है जो स्किल सेट बाहर की दुनिया में है ही नहीं, तो अपने ही लोगों को प्रमोट करें, अपने लोगों को मोटिवेट करें। तो ये डिपेंड करता है, कुछ पोजीशंस के लिए आप ज़्यादातर पोजीशंस के लिए इंटरनल हायरिंग करें, लेकिन कुछ ऐसी की पोजीशंस जहां आपको चेंज लेके आना है, वहाँ पे फिर अपना बंदा कुछ नहीं करेगा। वो ऑलरेडी सियासतों में घिरा हुआ होगा, अपने दोस्तों यारों की बात सुनता होगा, तो वो नए बंदे की तरह से नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो वाकई नहीं मिलते सर। वो नहीं मिलते, बिल्कुल ऐसे ही। और उनके हाथों का कमाल और सफाई ऐसी होती है कि उनके असिस्टेंट्स को ही आपको पहली तो बात है, मालिक उनका जो लीडर रहता है उनको जाने नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही, एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा उनकी इज्जत होती है। ऐसे ही, ये काम करेगा, डाई बनाएगा मेरी, तो इससे आगे मेरी सेल हो। ऐसे ही बिल्कुल। बाहर वो चीज़, वही बात है कि जो अपने इदारे में एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बन गई होती है ना,
वो अपने इदारे में तो कोई बंदा उसको फिल कर सकता है, या अपने इदारे, और जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग इतने कीमती होते हैं कि उनको जाने नहीं दिया जाता, और कुछ लोग तो बड़े अजीब तरीके से प्लानिंग करते हैं। एक साहब थे, उनका एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, 2 चाइनीज़ वो खाने बनाने वाले लोग एक मुकाबले के एक रेस्टोरेंट से फारिग हुए, इनको ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने रख लिया। इनका ये मानना था कि मेरी 2 दिन की सेल्स इतनी है कि मैं उनके पैसे भर सकता हूँ, सिर्फ ले के रख लिए कि इस तरह का चाइनीज़ खाने बनाने वाला बंदा लाहौर में मुश्किल से 4 या 5 है, जिनमें से 2 मैंने रख लिए। तो अब मेरे मुकाबले में कोई नहीं आएगा। उनके अपने चाइनीज़ वाले काम कर रहे थे, उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बंदे लेके रख लिए कि मेरा कंपेटिटर नहीं खड़ा होगा, और कल को मैं किसी भी वक्त दूसरी ब्रांच बनाऊंगा। पता लगा 11 महीने बाद दूसरी ब्रांच बनाई, 11 महीने तक पैसे देते रहे, और उनसे कहा बस तुमने कुछ काम नहीं करना। तो अक्सर तो लोग इस तरह से टैलेंट को हंट करके पकड़ के अपने पास रख के दराज में बंद करके ताला लगा देते हैं कि ये किसी को नज़र भी ना आए। हाँ, ये असल में ये एक है तकरीबन एक कह लें कि इलीगल सी सिचुएशन है। ये यूँ समझ कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये बदतमीज़ी है कि आप एक कीमती रिसोर्स पकड़ो और उससे काम ना करवाओ। और क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के साथ दुश्मनदारी निभानी है। हम जितना भी एसपीएम में पढ़ रहे होंगे, हम पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज़ पढ़ रहे होंगे, यानी हम कहीं ये नहीं कहेंगे कि दूसरे की टांग खींचने के लिए उसके खिलाफ जाके मीडिया में शिकायत कर दो या कुछ और इस तरह से करके। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि आपने एक रिसोर्स को शॉर्ट कर दिया मार्केट से, ये टेक्निकली ज़ख़ीरा अंदोज़ी में काउंट होगा कि आपने उसको अपने पास रोक लिया है, और अब जो है वो आपका फ़ायदा हो ना हो, दूसरे का नुकसान ज़रूर होना चाहिए। तो इदारे कई दफ़ा एक अच्छा बंदा मिल जाए ना, अच्छा एक रीज़न उन्होंने और भी दी, उन्होंने कहा जी बात ये है कि अगर हमें 10-11 महीने बाद एक नया बंदा ढूंढना होता तो हमें मिलना भी नहीं था, हमने बंदा ढूंढ के रख लिया। अब सिर्फ वी नीड अ प्रोजेक्ट और ये हमारा बंदा पहले से चालू होगा, रादर देन एक नया प्रोजेक्ट होता, हम बंदा ढूंढते, फिर साल तक हमें अच्छा बंदा ना मिलता, हम कई तजर्बे से गुजरते। उससे आसान है कि हमने 11 महीने के एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, और वो पैसे हमें बुरे नहीं लग रहे थे क्योंकि हमारा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था, खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था। तो अब आप लोगों को हैंडआउट्स मिले, आपको हैंडआउट्स मिले, अगर दिखाएं तो अब आप लोगों ने शुरू में मैनेजमेंट लीडरशिप, ये BMBS की बातें इन्होंने किताब ने याद कराई हुई हैं। ये वही बचपन की बातें रिपीट हो रही हैं। हमारी कहानी थोड़ी सी आगे से शुरू होगी। ठीक है, सही है। शायद आपके आने से पहले मैंने ये BMBS का सवाल पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको सिरे से गायब कर देंगे। जैसे आज हमने क्या किया, हमने एक थ्योरी को बीच में डिस्कस किया, थ्योरी X थ्योरी Y। अब रादर देन कि हम एकदम से बोर सी थ्योरियों में एंटर हो जाएं और बस सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहें और एंड पे मैं आपको बताऊं ये पुरानी स्टडीज़ हैं जो इन्होंने रिकैप दिया है। तो हम आगे पढ़ते पढ़ते हर दिन इनमें से 1-2 कॉन्सेप्ट पीछे वाले उठा के डिस्कस करेंगे। आज चूँकि हैंडआउट्स भी नहीं थे डे स्टार्ट पे, अदरवाइज़ अगर आप गौर से देखें तो हम लोगों ने पहले दिन मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन की थी, ये पहले सफ़े पे शुरू में दिया हुआ है। नीचे एक लीडरशिप की जनरल डिस्कशन, यानी पहला सफ़ा हमारी गुज़िश्ता दिन से पढ़ा जा सकता है, और दरमियान के कुछ पेजेस हम छोड़ के आगे गए, और फिर हम इनके बीच में इस पे आएंगे, दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या करना है, हमने पेज 144 से लेके, जैसे मैं आपको साइज़ बड़ा लग रहा है A4 का, ये किताब छोटे साइज़ की है लेकिन फ़ोटो कॉपी होकर ज़रा ज़्यादा लग रही है। तो ये शुरू के कोई 4-5 सफ़े हमने गालबन देखने होंगे। 4 सफ़े तकरीबन। 148 के शुरू में जो बातें हैं वो भी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन नीचे वाली बातें हमने पढ़ी हैं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। जॉब एनालिसिस, असल में डायग्राम देखी है लेकिन जॉब एनालिसिस के ऊपर अभी उतनी बात नहीं की। ठीक है, तो चलें ये 5 सफ़े हम पढ़ सकते हैं, पेज 144 से 148। 144 से 148 ये किताब के एक्सट्रैक्ट ही हैं। जब किताब आ जाएगी तो वो उसी से ही हमारी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन है, ये जो थ्योरीज हैं जी जी, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत है? नहीं, असल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कैफ लेवल पे वो रटा पूछते थे और यहाँ वो लॉजिक पूछते हैं।
तो यहाँ पे मैं वो थ्योरीज़ का जिक्र कर दूंगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर पेपर में खुदा ना खास्ता आ जाए तो आपके जहन में उसका एक इमेज हो। अदरवाइज इस लेवल पे एप्लीकेशन पूछी जाती है। ये सिर्फ इस वक्त वो पीछे का एक रीकैप दे रहे हैं कि मैनेजमेंट आपको समझाने के लिए पहले आपको वो पुरानी वाली जो मैनेजमेंट पढ़ी थी उस ज़माने के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 8 की कुछ थेरीज़ हैं जो उन्होंने मिक्स करके यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, हम इसको मिस नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको बजाय इसके कि पहले हम कैफ पढ़ना शुरू कर देते हैं खामखा और उसके बाद उस पर करते हैं, तो हम बीच बीच में उसको टीज़र ऐड करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।